हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 19 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, फर्स्ट है सीबीएफसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। द नेक्स्ट इज चन्नकेश्वर टेम्पल। आफ्टर दैट येलो केक। द नेक्स्ट इज जेनेरिक ड्रग्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन 10th schedule. After that, IRDA. Then next is Simai Kuruvellam. Then after that, 8th question is on Laplis Lazuli corridor. 9th question is on boundary sharing. And last question is on Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Alright friends, जी हमें आज दैट इज 19 को कहीं बाहर जाना है, सो हम ये वीडियो 18 को थोड़ा जल्दी बना रहे हैं। मतलब हमारे रेगुलर टाइमिंग से ये हम वीडियो पहले बना रहे हैं। तो हुआ ऐसा है कि हम 18 और 19 के जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर है वो 20 हमारा अप्रैल का जो वीडियो होगा उसी में बता देंगे, और साथ ही साथ जिनके आंसर्स करेक्ट है ये भी बता देंगे। हमने कमेंट में आपको कल बता दिया था इसके बारे में, सो सॉरी फॉर दैट। हम और कल का जो वीडियो होगा दैट इज 20 अप्रैल का, ये वीडियो भी हो सकता है कि थोड़ा देरी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कुछ जो पेपर में न्यूज़ भी नहीं मिली थी हमें ज़्यादा आज की, दैट इज 19 की। सो हमने कुछ जो रेगुलर पिछले साल जो न्यूज़ में थे, दैट इज ये जो लापलिस लाजुरी कॉरिडोर जो ये पिछले साल न्यूज़ में था, और साथ ही साथ ये जो है ना सीमाई क्रूवेलम, ये ऐसे हमने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जो पिछले साल न्यूज़ में थे, लेकिन आज मतलब न्यूज़ में आज तो नहीं है न्यूज़ में, लेकिन पिछले साल न्यूज़ में थे जी। डोंट वरी, हम आज के और कल के भी क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे से कवर कर लेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, दैट इज सीबीएफसी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, फर्स्ट क्या है, सीबीएफसी इज अ ऑटोनॉमस सेंसरशिप एंड क्लासिफिकेशन बॉडी। मतलब ये ऑटोनॉमस सेंसरशिप और क्लासिफिकेशन बॉडी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसकी मिनिस्ट्री कौन सी, ये बताया गया है। एंड थर्ड क्या है, द फिल्म सर्टिफाइड अंडर the three categories only, which include U, that is unrestricted public exhibition. Next is UA, that is parental guidance for the children below age of 12 years. And last is A, restricted adults. ठीक है, मतलब ऐसे तीन कैटेगरीज में ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। कौन सी, U, UA एंड A, ऐसे ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए, सीबीएफसी जो है इसको हम सेंसर बोर्ड इस नाम से भी जानते हैं। ये जो है ना, ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 1952 का एक्ट था, तो इस वजह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो है सेकंड, ये बात सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। और फोर जो है ना, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ तीन सर्टिफिकेट्स नहीं होते, थ्री कैटेगरीज नहीं होती सर्टिफिकेशन की, चार कैटेगरीज होती है। यू होती है, यूए होती है, ए होती है और साथ ही एस भी होती है, ठीक है। उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, ये न्यूज़ थी, प्री सेंसरशिप ऑफ द फिल्म, सुप्रीम कोर्ट इशूज गाइडलाइन टू दी आई एंड बी मिनिस्ट्री सेंसर बोर्ड। ठीक है, मतलब इन्होंने, आप तो जानते हैं कि श्याम बेनेगल कमेटी बनाई गई थी जो हमारा सेंसर बोर्ड है इसके बारे में रिफॉर्म्स करने के लिए, और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू की है हमारी आईबी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, इसके बारे में कि प्री सेंसरशिप के बारे में जो कोई होता है। आप तो जानते हैं कि पिछले साल उड़ता पंजाब, इस साल भी लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, इस मूवीज़ की वजह से ये जो सेंसर बोर्ड है वो अच्छे से न्यूज़ में है, तो हमने इस पर क्वेश्चन बना दिया था, ये आज की न्यूज़ थी। तो देखिए, ये क्या है कि सीबीएफसी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके लिए तो काम करती है, तो सेंसरशिप एंड क्लासिफिकेशन बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और ये स्टैट्यूटरी क्यों है, तो देखिए ये एक्ट बनाया गया था, सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 का। इसके तहत जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो फोर कैटेगरीज में दिए जाते हैं, यू, ए, ये जो दो है ना, यू एंड ए, ये 1982-83 तक सिर्फ ये ही दोनों कैटेगरीज में सर्टिफिकेट दिए जाते थे। यू मतलब सबके लिए, कोई भी ये मूवी देख सकता है। ए मतलब जो 18+ है वही, सिर्फ एडल्ट्स के लिए ये मूवी होती है। नेक्स्ट इज यूए, ये जून 1983 के बाद ऐड कर दिया गया था। यूए मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, दैट इज 12 टू 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, इनको पेरेंटल कंट्रोल के साथ ये मूवी देखनी होती है, मतलब पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ ये मूवी देखनी होती है। तो आजकल की जो अक्सर मूवीज आती है वो यूए इसी सर्टिफिकेट के तहत आती है, क्योंकि आज मतलब थोड़ा सा तो एक एक्शन वगैरह पार्ट होता है, साथ ही साथ जी बाकी लाइक इंटीमेट सीन्स वगैरह ये अक्सर मूवीज में होते हैं, तो अक्सर ये यूए सर्टिफिकेट्स के साथ ही आजकल की मूवी आती है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है एस, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। मतलब इसमें क्या होता है कि देखिए, साइंटिस्ट के लिए कुछ मूवीज बनाई जाती है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या ऐसे जो कोई लोग होते हैं, इनके लिए अगर स्पेशली कोई मूवीज बनाई जाती है तो ये बाहर मतलब ये हमारे थिएटर्स में नहीं आती। जो ये स्पेशल क्लास ऑफ पीपल्स होते हैं इन्हीं के लिए ये मूवीज होती है, लेकिन इनको भी सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है। तो इनके लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है एस। ओके, याद रखिए एस होता है, एस फॉर स्पेशलाइज्ड। ओके, ऐसे याद रखिए। रिस्ट्रिक्टेड ऐसे आर, कंफ्यूज मत हो जाइए, मतलब आर अगर यहाँ पे दिया जाए तो रिस्ट्रिक्टेड ऐसा नहीं है, ये एस से है स्पेशलाइज, ये याद रखिए। और सीबीएफसी जो ना, ये
चाहे तो सर्टिफिकेट देना अब मतलब रिफ्यूज़ भी कर सकती है, ये खुद पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में है कि ये कुछ मूवीज़ को सर्टिफिकेट कैंसिल कर दे रहा है, कुछ जो सीन्स होते हैं इनको डिलीट करने के लिए कह रहा है। जो लिपस्टिक अंडर माय बुरखा ये जो मूवी थी इसको तो सर्टिफिकेट देना ही कैंसिल कर दिया था। और इसका जो रीज़न भी बताया गया था वो बहुत ही मतलब वियर्ड रीज़न बताया गया था कि बहुत ही ये फीमेल से ओरिएंटेड फिल्म है, ऐसे लिपस्टिक अंडर माय बुरखा मूवी के लिए बताया गया था। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज जी, ये चन्नकेश्वर टेम्पल जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, चन्नकेश्वर टेम्पल ओरिजिनली कॉल्ड विजय नारायण टेम्पल इज इन आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, मतलब ये चन्नकेश्वर टेम्पल है, इसको पहले इस नाम से जाना जाता था, विजय नारायण टेम्पल, और ये आंध्र प्रदेश में है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट सिंस 2009। नेक्स्ट इज इट वाज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ यागची रिवर इन बेल्लूर बाय द होयसला किंग विष्णुवर्धन। ठीक है, मतलब ये यगुची रिवर यहाँ पे है जो बेल्लूर में है। एंड नेक्स्ट इज ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो होयसला किंग जो विष्णुवर्धन इनके द्वारा ये चन्नकेश्वर टेम्पल बनाया गया था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए इसका जो है ना ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये पार्शियली ट्रू है कि ये चन्नकेश्वर टेम्पल, इसको विजय नारायण टेम्पल इस नाम से तो जाना जाता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कर्नाटका में है। ठीक है, मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकंड भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट अभी तक नहीं है, ये प्रपोज कर दी जा चुकी है, मतलब ऐसा बनने जा रही है, लेकिन अभी तक है नहीं है। ठीक है, मतलब सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, चन्नकेश्वर टेम्पल यूनेस्को साइट नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट इज थर्ड, ये जो है ना यागुची रिवर और बेल्लूर, ये बात सही है, और ये होयसला किंग जो थे विष्णुवर्धन इनके द्वारा बनाया गया था टेम्पल। सो थर्ड जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर है सी, दैट इज ओनली 3। ये हिंदू में इसके बारे में न्यूज़ थी, ये जो चन्नकेश्वर टेम्पल है ना इसको 900 साल पूरे हो रहे हैं अभी हमारे यहाँ पे। देखिए 900 साल बहुत ही बड़ी। मुझे ना कभी कभी ऐसे सरप्राइज होता है कि जो हमारी पहली कुछ जो बिल्डिंग्स थी ना, देखिए 900 साल, 1000 साल, 1200 साल, इतनी समय के लिए अच्छी अभी भी अच्छी कंडीशन में रहती है। और हमारे आजकल की जो बिल्डिंग्स होती है, हमारे आजकल के जो ब्रिज होते हैं वो 10 साल 20 साल में टूट जाते हैं। कैसे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे इस मामले में अच्छे थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम अभी करप्शन ने ऐसे पूरी सिस्टम को ही खोखला कर दिया है। तो इसी का ये एग्जाम्पल है। ये देखिए ये चन्नकेश्वर जो टेम्पल है ये यहाँ पे है ये, और देखिए ये चन्नकेश्वर टेम्पल विजय नारायण टेम्पल इस नाम से भी जाना जाता था जो हमने देखा। ये बेल्लूर में है, यगची रिवर के पास जो है, होयसला किंग द्वारा विष्णुवर्धन इन्होंने बनाया था, और ये कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, बेल्लूर जो थी ना ये होयसला जो क्या कह सकते हैं वो जो डायनेस्टी थी इनकी कैपिटल थी। और इसी वजह से यहाँ पे ना इन्होंने बेल्लूर में बहुत ढेर सारे ऐसे ही मंदिर वगैरह बनाए थे। और इसी वजह से ये टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन एरिया है बेल्लूर कर्नाटका का। ये बैंगलोर से थोड़ा ही दूर है। सो यहाँ पे मतलब जो टूरिस्ट आते हैं वो भी मतलब ज़्यादा मात्रा में आते हैं। सो कर्नाटका के लिए एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है, और रेवेन्यू भी इनको कर्नाटका को अच्छे से मिलता है। जी चन्नकेश्वर क्या है, तो चन्ना मीन्स लाइक हैंडसम केशव। ठीक है, ऐसा ये इसका लिटरली मीनिंग है। और केशव तो आप जानते होंगे, केशव ये आई थिंक कृष्ण जो है हमारे उनका ही एक नाम होने की वजह से ये है हिंदू गॉड विष्णु का एक मंदिर है काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज ये यूनेस्को साइट बनाने के लिए प्रपोज कर दी जा चुकी है, अभी तक है नहीं। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था ये इसके बारे में हमने एक एक्सप्लेनेशन देख लिया। सो आंसर है 3 ओनली। ऑलराइट, चन्नकेश्वर ये 900 साल तो हमारे लिए इस साल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट इज द टर्म येलो केक वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज एसोसिएटेड विद। तो ये येलो केक क्या है ये हमें बताना है। देखिए हमने ये जानबूझकर येलो रखा है सो दैट ये आपको मतलब ऐसे एग्जाम में आ जाए तो स्ट्राइक हो जाए। नेक्स्ट इज ये इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। येलो केक इट इज रिलेटेड टू गोल्ड माइंस, सीबेड माइनिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल, एंड लास्ट इज आर्टिक होम फॉर सेफ्टी। ठीक है, इनमें से येलो केक जो है वो रिलेट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल्स के साथ। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल मतलब क्या कि हमारा जो यूरेनियम ऑक्साइड होता है ना, ये जो यूरेनियम ओर से इम्प्योर जो अवेलेबल होता है इसको येलो केक कहते हैं। इसके बारे में पिछले दिनों ये छोटी सी न्यूज़ थी। हमने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारे सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में जो टॉक्स जो थे ना वो 2012 में, दैट इज जो हमारे मनमोहन सिंह सर जो थे तब से ये स्टार्ट कर दिए गए थे। और जब उनके प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के टॉनी एबॉट सर जब हमारे देश में आए थे सितंबर 2014 में, तब हमारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट ये जो था ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कंप्लीट हुआ था। मतलब 2014 से ये अभी पाइपलाइन में है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है टर्नबुल, जो पिछले या हफ्ते हमारे यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने कहा है कि हम जल्दी से मतलब लगभग अगले 2.5 साल में, ये 2.5 साल के बाद इन्होंने कहा है कि हम जल्दी से ये जो पूरी प्रोसेस है इंडिया को यूरेनियम
न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर जो फ्यूल है ये प्रोवाइड करने की ये स्टार्ट कर देंगे, ऐसी ये न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स यूरेनियम रिजर्व एंड एक्सपोर्ट नियरली 7,000 टन्स ऑफ द येलो केक एनुअली। मतलब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ही भारी मात्रा में यूरेनियम रिजर्व्स है और उसमें से ये बहुत ही मतलब 7,000 टन्स, इतनी ह्यूज अमाउंट ये हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी इसी के तहत हमें भी कुछ जो यूरेनियम होगा वो ऑस्ट्रेलिया देने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए, येलो केक इट इज़ रिलेटेड टू इम्प्योर यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ये भी याद रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी यहाँ पे। हम बाकी जो है लाइक कौन से बाकी यूरेनियम के साथ साथ बाकी मोनोजाइट है आई थिंक, तो ये अगर हो सकता है ये हम यहाँ पे गलत कर दे, तो यूरेनियम है ये याद रखना है, ठीक है। येलो केक यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जी। यहाँ पे हमें चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए, असर्शन दिया गया है, जेनरिक ड्रग्स आर यूजुअली सोल्ड फॉर सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइजेस देन देयर ब्रांडेड इक्विवेलेंट्स एंड एट द लोअर प्रॉफिट मार्जिन। मतलब क्या होता है कि हमारे जो जेनरिक ड्रग्स जो होते हैं ये कम कम प्राइस पे बेचे जाते हैं जो इसके ब्रांडेड इक्विवेलेंट के कंपेयर करते हुए। और क्यों होता है, तो ये कम प्रॉफिट लेते हैं, सो ये कम प्राइस पे बेचे जा सकते हैं जेनरिक ड्रग्स, ऐसा असर्शन दिया गया है। और रीजन क्या है कि जेनरिक कंपनीज इनक्योर फ्यूअर कॉस्ट इन क्रिएटिंग जेनरिक ड्रग्स, ओनली द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विदाउट द कॉस्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट एंड देयरफॉर दे आर एबल टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एट लोअर प्राइजेस। मतलब क्या कहा है कि ये जो जेनरिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनी जो होती है, ये सिर्फ है ना मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो कंसीडर करती है। ये इन्होंने खुद से डिस्कवरी नहीं की होती है और साथ ही डेवलपमेंट भी नहीं किया होता है। सो इन्हें डिस्कवरी और डेवलपमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा मतलब R&D के लिए कहाँ पैसे लगते हैं ना, तो ये इन कंपनीज को नहीं लगते। इस वजह से ये जो जेनरिक ड्रग्स होती है इनकी प्राइस कम होती है, ऐसा ये रीजनिंग है, ठीक है। हमने कल बताया था कि आजकल ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो करंटली न्यूज़ में तो है लेकिन अक्सर बुक्स में पाए नहीं जाते, तो इसी के तहत ये भी हमारा क्वेश्चन है। देखिए, अभी ये तो आप जानते होंगे कि ये जेनेरिक ड्रग जो है वो मतलब सस्ते मिलते हैं। आपने भी ये मतलब सत्य में जो थे, जो आमिर खान सर का जो प्रोग्राम आता है, उसी के बाद ये हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को पता चला था अबाउट जेनेरिक ड्रग्स। तो असर्शन जो है वो बात तो सही है, रीज़न जो है ये भी सही है कि ये मतलब इस वजह से हमने जो अभी एक्सप्लेन किया था, तो इस वजह से ये सस्ते आते। तो इसका आंसर है ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। देखिए, इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी, लॉ सून टू एंश्योर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब चीपर जेनरिक ड्रग्स अश्योर्स पीएम। मतलब हमारे जो पीएम सर है इन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करे, इसके लिए कोई तो लॉ जो है वो हमारे पीएम हमारी संसद बनाने वाली है, ऐसा पीएम ने एश्योर किया है। और ऐसे करने की ज़रूरत क्या आ पड़ी है, तो देखिए हमारे यहाँ पे ना फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर्स का एक नेक्सस बन गया है। मैं ये नहीं कहता कि हर जो डॉक्टर है वो इस नेक्सस में शामिल है, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसे मतलब महंगी दवाई देने के लिए ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है ये इनको विदेश टूर ऑफर करती है, साथ ही साथ पैसे ऑफर करती है। तो इसी की वजह से होता क्या है कि हमारे यहाँ पे मतलब कंपैरेटिवली बाकी दुनिया से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे देश में जो ये हेल्थ सेक्टर जो है ना वो कंपैरेटिवली तो चीप है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हमने तो बताया था कि लगभग 25% जो है हमारे देश की पॉपुलेशन वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इन अच्छे से सबको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो इसलिए ये जो है ना कि जेनरिक मेडिसिन इसको बढ़ावा देना चाहती है हमारी गवर्नमेंट। जन औषधि इस नाम से भी हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है पिछले 2 सालों के भीतर ही। तो इसके तहत अभी क्या हुआ है, तो अभी जैसे हमने देखा कि हेल्थ मिनिस्ट्री कोई गाइडलाइंस करने वाली है और ये लॉ भी आने वाला है। और साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था जिसने इन्होंने मैंडेटरी किया था जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको, कि जो कोई ड्रग्स होंगे उन पे जेनरिक नेम्स जो है मतलब कंसिडर कीजिए कि सिप्ला है, ठीक है, सिप्ला। तो इनको जो कोई भी उसकी अगर कोई ये टैबलेट है XYZ टैबलेट, तो इस XYZ टैबलेट ये तो इनका जो नाम होता है ना सिप्ला द्वारा दिया गया, तो उसका जेनरिक नेम क्या है ये भी इसको बताना पड़ेगा सिप्ला को। ऐसे ही बाकी जो कोई होते हैं दवाई मेकर्स, इनको भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ये ऐसे गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली निकाला है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 जी। 10th शेड्यूल के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। 10th शेड्यूल आप तो जानते हो कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बनाया गया था, उसके बाद बनाया गया था। तो देखिए, इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरीली गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड एज एन MLA और MP, ठीक है। मतलब अगर वॉलंटरी गिव अप करता है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इफ ही वोट्स ही और शी, ओके, इफ ही और शी वोट्स
or abstains from the voting in such house contrary to the direction issued by the political party or anyone authorized to be so without obtaining prior permission he will be disqualified to as an MP or MLA। मतलब अगर ये वोटिंग नहीं करते हैं या फिर वोटिंग वोटिंग से एब्सेंट रहते हैं या फिर प्रायर परमिशन के कुछ ऐसे हो जाता है कि अगर व्हिप जारी कर दिया है कि आपको इस दिन आना ही है और ये आते नहीं है प्रायर परमिशन के बिना, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज द लॉ स्टेट्स दैट द डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू इस डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, ऐसा थ्री स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज इट ऑल्सो applies to a nominated member if he or she joins a political party after 6 months of nomination। मतलब अगर किसी एक्स पर्सन का नॉमिनेशन हो गया है और इन्होंने 6 महीने के बाद कोई अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इनका भी नॉमिनेशन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा लास्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। लेकिन बस कंडीशन ऐसी है कि पहले जो है ना, ये जो कोई भी मतलब अध्यक्ष या फिर लाइक लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, इन पे ये मतलब इन पे ये डिसीजन होता है और इनके डिसीजन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन अगर इन्होंने कर दिया तो ही इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये एक छोटी सी कंडीशन है। सो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा आंसर है बी डी, दैट इज 1, 2 एंड 4। इसके बारे में हिंदू में एक न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया एंटी डिफेक्शन लॉ टू एक लार्जर बेंच के लिए, मतलब इस पर कोई इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको लार्जर बेंच, हमने कल बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी आर्टिकल के बारे में अगर कोई डिसीजन देना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है वो मतलब 5 से ज़्यादा लोगों का, जजेस का बनाया जाता है और इसी के तहत अभी ये लार्जर बेंच बनाने वाले। ठीक है, तो देखिए 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने बताया, इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन आते हैं और ये जो पहले दो स्टेटमेंट थे हमारे ये इसके तहत कवर होते हैं। साथ ही साथ ये आर्टिकल है इसके 1022 एंड 1912। ठीक है, ये इतना याद रखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन सिर्फ मतलब न्यूज़ में था तो हमने बता दिया। नेक्स्ट इज क्या है कि द इंटेंशन वॉज नेवर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ऐसा है ना, ये एक हमने एमसीक्यू पढ़ा था कि इसका मोटो क्या था, तो ये मोटो है क्या, तो ऐसा मोटो नहीं था जब ये लॉ लाया गया था ना एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये मोटो नहीं था कि जो गवर्नमेंट है इसको स्टेबिलिटी लाना है। और वैसे भी आजकल है ना एंटी डिफेक्शन लॉ ज़्यादा मतलब कारीगर साबित नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा में ऐसा कुछ तो हुआ था कि डायरेक्टली पूरी पार्टी में से लगभग 2/3 से ज़्यादा मेंबर जो थे वो ही डायरेक्टली शिफ्ट कर गए थे। ऐसे ही हाल फिलहाल में होता रहता है। और साथ ही साथ विप के बारे में तो जो होता है ना कि अगर पार्टी ने कह दिया कि इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में आपको यही मतलब हाँ यही हमें पास करना है, यही अगर आपको गाइडलाइंस दी गई है, तो होता क्या है ना कि हमारे संसद में चर्चा नहीं होती अच्छे से। तो इसी वजह से ये एक क्वेश्चन जो था ये यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारे मतलब संसद को अच्छा और एक्टिव बनाने की बजाय, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग जो होती थी ना, ये नहीं ये मतलब इसको बंद करने की बजाय ये हमारी संसद में होने वाली जो चर्चा है इसी के लिए घातक साबित हो रहा है, ऐसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये हो गया। और इसके जो बाकी कोई फैक्ट्स हैं ना वो देख लेते हैं हम। ये एंटी डिफेक्शन लॉ किसके तहत बनाया गया था, तो 91st अमेंडमेंट के बाद। और यहाँ पे 91st अमेंडमेंट इससे रिलेट करती है, मतलब ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। तब क्या हुआ था, पहले जो था ना ये रूल ये 1/3 लोगों के लिए था, मतलब अगर पार्टी के 1/3 लोग अगर शिफ्ट कर जाते हैं तो ये मतलब वो डिफेक्शन के अंडर नहीं आएंगे, ऐसा रूल था पहले। लेकिन 91st अमेंडमेंट के बाद इसमें रिफॉर्म लाया गया और 1/3 से ये 2/3 बनाया गया। और बाकी भी डिफेक्शन के बारे में ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि ऑलरेडी 19 मिनट्स हो चुके हैं, हमें और भी क्वेश्चन कवर करने हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRDA के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। IRDA, इसका पहले तो नाम देख लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में इट इज़ एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी एजेंसी टास्क विद द रेगुलेटिंग ऑफ प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब इसका ये ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी ऐसी दोनों बॉडी है और इसका काम क्या है कि इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस करना इंडस्ट्रीज को, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सिलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मतलब ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के साथ फंड भी प्रोवाइड करती है हमारे इकोनॉमी को इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। ये लग सकता है कि ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी एट अ टाइम कैसे है, तो ये भी ये बात सही है। और ये मतलब इंश्योरेंस का तो काम करती है, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस में से आए हुए पैसे जो होते हैं ना, आप तो जानते हैं LIC के पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट यूज करती है बाकी कामों के लिए। तो मतलब ये बात भी सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये पैसे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये बात सही है। आंसर है C 1 एंड 2।
ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी। ये देखिए IRDAI जो है ये ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी दोनों है एट अ टाइम। और ये बनाई कैसे गई थी, तो IRDAI एक्ट 1999। और पिछले साल है ना इसका नाम चेंज कर दिया था, मतलब पहले इतना ही था IRDA। इसके बाद यहाँ पे ऑफ इंडिया ये पिछले साल लगाया गया था, पिछले साल या 2015 में, 2015 या 2016 में कहीं तो। ये इसका हेडक्वार्टर जो था ये पहले न्यू दिल्ली में था, लेकिन 2001 के बाद इसको हैदराबाद में लाया गया जो अभी तेलंगाना में। ठीक है, इसके मिशन स्टेटमेंट देख लीजिए। टू ब्रिंग अबाउट द स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सिलेटिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था। नेक्स्ट इज टू सेट, प्रमोट, मॉनिटर एंड एनफोर्स द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, फेयर डीलिंग एंड कॉम्पिटेंस फॉर दोज टू रेगुलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया IRDA के बारे में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमाई कुरुवेलम, इसके बारे में हमें करेक्ट क्या है ये बताना है। सीमाई कुरुवेलम, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ रिलीजियस रिचुअल इन सदर्न इंडिया। नेक्स्ट इज इट इज अ नेम ऑफ अ स्वयंवर प्रोग्राम फेमस इन तमिलनाडु। देन थर्ड इज इट इज अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। एंड लास्ट इज इट इज अ टाइप ऑफ स्मॉल ट्री यूजुअली फाउंड इन सदर्न इंडिया। ठीक है, तो ये सीमाई कुरुवेलम क्या है, ये एक छोटा सा ट्री का प्रकार है जो अक्सर सदर्न इंडिया में पाया जाता है। तो इसके बारे में पिछले दिनों दो न्यूज़ थी जो हमने कहा कि हमने कुछ न्यूज़ जो है वो पिछले दिनों की कवर की है जी। ये न्यूज़ में क्यों था, तो आप बैटमैन डार्क नाइट जो मूवी थी उसका एक डायलॉग था, फेमस डायलॉग था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो डायलॉग, मैं यहाँ पे उसको यूज़ करना चाहूँगा। कि उसमें है ना एक वो डायलॉग ऐसे था कि आप या तो हीरो की मौत मरते हो या फिर तब तक जिंदा रहते हो जब तक आप विलन नहीं बन जाते, ऐसा वो डायलॉग था। और यही जो सिचुएशन है ना ये सीमाई कुरुवेलम के बारे में हो गई है। सबसे पहले हुआ क्या था 1960s में, जब यहाँ पे तमिलनाडु में फायरवुड नहीं मिल रहा था और केरोसिन और जो कुकिंग गैस थी उनकी कमी हो रही थी, तब ये जो सीमाई कुरुवेलम जो था ना ये बहुत ही हेल्पफुल रहा था। लेकिन अभी हुआ ऐसे, हो गया ऐसे कि ये इन्वेजिव स्पीसीज बन गया है। और जो तमिलनाडु मतलब हमारा सदर्न एरिया जो है ना, यहाँ पे ये एज ए इन्वेजिव स्पीसी हो रहा है। मतलब यहाँ से जो जहाँ पे भी ये पेड़ होते हैं, ट्री होता है, तो इस उस एरिया का सभी पानी जो है वो सोख लेता है। तो इस वजह से बाकी मतलब बाकी जो ट्रीज वगैरह है इनको पानी कम मिलता है। तो इस वजह से ये सीमाई कुरुवेलम जो था ये न्यूज़ में था। और ये देखिए इसका और भी नाम क्या है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ओके, also known as Simiculum, was seen as a savior to overcome this shortage। मतलब ये जो शॉर्टेज जो हुआ था, इसको शॉर्टेज को कम करने के लिए ये काम में आया था। इट इवन अर्न द सेवोट्रिक पैंटिम जम, ऐसे कुछ तो है। मतलब ये फेमिन के दौरान भी ये लोगों को हेल्पफुल रहा था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि ये एज अ इन्वेजिव स्पीसी बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए, सीमाई कुरुवेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन, लैप्लीज लाजुली कॉरिडोर वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। तो ये लैप्लीज लाजुली कॉरिडोर किससे रिलेट करता है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, सदर्न अमेरिका एंड वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल यूरोप। ठीक है, इसका आंसर जो है लैप्लीज लाजुली कॉरिडोर ये है सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के बारे में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये मतलब अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन नेक्स्ट इज यहाँ पे ये हमारा कैस्पियन सी, बाद में अजरबैजान, जॉर्जिया, यहाँ पे जॉर्जिया और टर्की से, यहाँ पे ऐसे मतलब सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न एशिया को कनेक्ट करने का काम ये करता है। और ये न्यूज़ में क्यों था, पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान के जो शरीफ है नवाज शरीफ सर, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब ये जो अशगाबाद एग्रीमेंट है इसको ज्वाइन करने वाला है और साथ ही साथ लैप्लीज लाजुली कॉरिडोर को भी ज्वाइन करने वाला है। मतलब ये जो कॉरिडोर होगा ये शायद ऐसे कोई इसको एक्सटेंशन दिया जाने वाला होगा। तो देखिए ये क्या हमने जैसे अभी देश बता दिए इसके कौन कौन से, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, जॉर्जिया यहाँ पे ये याद रखिए। ठीक है, जॉर्जिया, जॉर्जिया, ब्लैक सी, मतलब यहाँ से ब्लैक सी भी, एंड अल्टीमेटली थ्रू दी टर्की टू मेडिटेरियन सी। ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी है ना हमारा, तो यहाँ पे ये पूरा रेंज कवर करता है। ये जो है ना लैप्लीज लाजुली कॉरिडोर इज ए हिस्टोरिक कॉरिडोर। और कुछ 2000 साल पहले इसी रूट से लैप्लीज लाजुली ये जो स्टोन था ये यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से कवर हो गया होगा हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज शेयर द मैक्सिमम कॉमन बाउंड्री। इनमें से कौन सी 2 कंट्री है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है। देखिए ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, नेक्स्ट इज चाइना एंड रशिया, सी इज यूएसए एंड कनाडा, एंड लास्ट इज कनाडा यूएसए एंड मैक्सिको। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप पहले तो एक बार है ना पॉज करके सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है अगर आपको पता नहीं होगा तो इसका आंसर जो है ना ये है सी, दैट इज यूएसए एंड कनाडा। ये बात ऐसे है ना यूएसए और कनाडा की बॉर्डर क्यों ज़्यादा है, तो देखिए यूएसए पहले तो
यहाँ पे भी है, और ये जो अलास्का का रीजन है ना, ये भी यूएसए के तहत आता है, ठीक है। तो यूएसए कनाडा को दो साइड से बॉर्डर करता है, मतलब एक तो साउथ साइड से और ये नेक्स्ट इज वेस्ट साइड से। और ये हमने न्यूज़ क्यों ऐड की, तो देखिए ये जो है ना, ये एरिया अलास्का का, ये पहले रशिया के पास था, और यूएसए ने लगभग 1867 को ये रशिया से खरीदा था, यूएसए ने रशिया से खरीदा था। और मतलब इस साल इसको 30 मार्च को, इस साल इसको 150 साल हो गए कि यूएसए ने रशिया से इसको खरीदे हुए। सो हमने ये एज अ न्यूज़ और एक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे दोनों इसके कवर कर दिया। तो ये याद रखिए, यूएसए और कनाडा जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे देश में, हमारी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हमने कहा था कि हम योजना पे कोई ना कोई क्वेश्चन बना देंगे, तो देखिए ये हमारा योजना पे क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो फर्स्ट इज द न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम is in line with the one nation one scheme theme, one nation one scheme. Next is the ये जो योजना है, it will replace the two old crop insurance schemes. वो कौन सी है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एज वेल एज द मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। मतलब ये PMFBY जो है, ये इन दोनों स्कीम्स को रिप्लेस करने वाला ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज इट इज कंपल्सरी फॉर द फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन्स फॉर नॉट नोटिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट इज इन नोटिफाइड एरिया, एंड इट इज वॉलंटरी फॉर नॉन लोनी फार्मर्स। मतलब जो लोन लेते हैं पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, इनके लिए ये योजना जो है ये कंपलसरी है। लेकिन जो कोई लोन नहीं लेते या एरिया और बाकी क्रॉप्स के लिए, तो इनके लिए वॉलंटरी है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। लास्ट इज देयर विल बी यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 1.5%, 2% एंड 5% फॉर ऑल खरीफ, रब्बी एंड हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मतलब ये वन नेशन वन स्कीम हमारे यहाँ पे अभी तो ऐसे ही प्लान्स चल रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन स्कीम, एकात्म भारत वगैरह, ऐसे हम अभी प्लान्स तो चल रहे हैं। तो इसी के तहत ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है कि ये जो दो पुरानी स्कीम थी ना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को रिप्लेस इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि ये कंपलसरी है, जो लोन्स फार्मर्स लेते हैं, जो फार्मर लोन लेते हैं, सॉरी, इनको कंपलसरी है। और जो वॉलंटरी है किनके लिए, तो जो फार्मर्स लोन नहीं लेते, ठीक है, मतलब ये नोटिफाइड एरियाज में। तो सेकंड भी, थर्ड भी करेक्ट है। लेकिन फोर्थ जो है ना, इसमें छोटी सी गलती है, ये हमने रिस्पेक्टिवली जानबूझ के ऐड किया था। ये देखिए 1.5 जो है ना, ये खरीफ के लिए नहीं है, ये रब्बी के लिए, और 2% जो है ये खरीफ के लिए, ठीक है। ये याद कैसे रखना है, देखिए एक गाड़ी है आई थिंक यामाहा की R15, तो ऐसे याद रखिए R15 रब्बी 1.5 R15, और खरीफ मतलब K2 हमारा कांचे कुछ माउंटेन है ना, तो इस ऐसे ये दोनों याद रखिए। और ये जो है हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप्स, इनके लिए 5% है, ये तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, 4 जो है वो इनकरेक्ट है। सो आंसर है बी, दैट इज 1, 2 एंड 3। देखिए इसके तहत है ना, बाकी बहुत ही फीचर्स है जो हमने कहा कि खरीफ के लिए 1.5%, रब्बी के लिए 2%, वन क्रॉप वन रेट, मतलब पूरे देश में जो कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप होगा उनके लिए एक ही लोन, एक ही प्रीमियम होगा। और इसमें लॉसेस कवर जो होगे ना, वो नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, दैट इज नेचुरल फायर्स, स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, इनंडेशन, ये सब कुछ कवर किया गया है। और साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है ये भी इस फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए, जो पहले नहीं किए गए थे। पहली योजना में ये जो लॉसेस थे ना, ये कवर नहीं किए थे। और जो फैक्ट हमने देखा था कि ये मतलब कवर करता है कि पहले जो दो स्कीम्स थी इंश्योरेंस को, ये इनको रिप्लेस करता है, तो ये बात भी सही है। और इसके तहत देखिए और कुछ फैक्ट्स है कि इसमें प्रीमियम जो होंगे ये बाकी जो दोनों स्कीम्स जो थी ना, दैट इज NIAS और MNIAS, इससे कम है। साथ ही साथ वन सीजन वन प्रीमियम है, तो हाँ जी ये बात सही है। इसमें इंश्योरेंस की अमाउंट जो कवर होगी ये पूरी मात्रा में इंश्योरेंस दिया जाएगा, और जल्दी दिया जाए ये इंश्योरेंस। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरह से यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या करना है, तो रिमोट सेंसिंग यूज़ करना है, ड्रोन्स यूज़ करने हैं, स्मार्टफोन्स के जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करना है। और इससे मतलब अगर कोई यहाँ पे हेलस्टॉर्म वगैरह या फिर कुछ होता है, तो अब भाई ड्रोन से तो जल्दी से हो सकेगा ना, मतलब फार्मर्स के, कौन से फार्मर का पैसा गया वेस्ट, क्या कह सकते हैं कि खेत जो है वो फसल जो है वो खराब हो गई, ये जल्दी से पता चल जाएगा इसके तहत। तो ये भी है इसमें। और बाकी क्या है, हेलस्टॉर्म वगैरह, लैंडस्लाइड, इनंडेशन, ये सब कुछ सिर्फ इसी योजना में कवर किया है, पिछली योजना में ये कवर नहीं किया था। तो आई होप ये जो फसल बीमा योजना है ये अच्छे से कवर होगी। तो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यक्षगान ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मणिपुर। एंड नेक्स्ट इज ब्राह्मो समाज जो है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। महात्मा फुले, नारायण गुरु,
राजा राम मोहन रॉय एंड सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन। आई होप हमने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। सॉरी अगर मुझसे कहीं मतलब तेज हो गया होगा, तो हमें कहीं बाहर जाना है, सो ये हमने जल्दी वीडियो बना लिया था। तो हमने जैसे कहा कि आज के और कल के आंसर जो है वो डायरेक्टली बाद में दिए जाएंगे, दैट इज 20 तारीख को। और हो सकता है कि 20 हमारा अप्रैल का जो वीडियो होगा वो थोड़ा देर हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड।